आवाज आ रही है बेटा? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको सबको? यस मैम। ओके, तो हम Yes, कंटिन्यू ma'am. करते हैं। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स। देखते हैं कौन कौन से सेम रहेंगे। बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ एंड एक्स। और स्मॉल में सी, आई, ओ और एक्स। और नंबर्स में 0, 3 एंड 8। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। Yes, ma'am. तो हम वापस आ जाते हैं अपने असाइनमेंट पे। अब आप बताओगे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बताओ किसमें बोला है इसने? ये देखो लाइन नीचे ड्रॉ कर रखी है ना? तो नीचे मैम ड्रॉ आपकी स्क्रीन शायद फ्रीज हो गई है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? मैम दिख रही है, बस वही दिख रही है, सेम वाटर इमेज वाली मैम बस। पॉज हो रही है। अच्छा, पॉज हो गई है। रुको, अब दिख रही है? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। M2. क्या आंसर आएगा? M second. 2। सेकेंड। बहुत बढ़िया। किसने दिया जवाब? Mayank. मयंक। वेरी गुड मयंक। देखो बेटा, अब ये लाइन नीचे ड्रॉ की हुई है इसमें, इसका मतलब कौन सी इमेज पूछ रहा है? वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब यानी कैसे दिखेगा? ये इस तरीके से दिख जाएगा नीचे की तरफ। अब ये एरो हमारे राइट हैंड साइड है, तो इसमें भी राइट हैंड साइड ही रहेगा, ये चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। ये तो वाटर इमेज है, ये तो किसको चेंज करेगी? वर्टिकली चेंज करेगी, हॉरिजॉन्टल तो वैसा ही रहेगा। तो सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अब आप बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। Third. मैम थर्ड। मैम थर्ड। वेरी गुड, सबका थर्ड आया है, बहुत बढ़िया। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन का बताओ। And fourth. फोर्थ। और कोई? हम थर्ड होगा। थर्ड। मैम थर्ड। मैम थर्ड। ध्यान से मैम देखो, थर्ड। आप इसको भी वाटर इमेज में देख रहे थे, जबकि इसने लाइन कहाँ ड्रॉ की है? वर्टिकली, यानी ये क्या है? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा थर्ड।
फोर्थ का आंसर बताओ मुझे। मैम सेकंड। सेकंड, ध्यान से देखो, क्या इसमें डॉट्स हैं दोनों तरफ? सेकंड में दोनों मैम तरफ डॉट्स फोर्थ हो। दिखा रखे हैं, सेकंड नहीं हो सकता। देखो 4 है बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल इसके जैसा, यहाँ से ये बिल्कुल ये इस तरफ इस जैसा है, और ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट के जैसा है। ठीक है, कर लोगे बेटा इस तरह के क्वेश्चंस? मैम ऊपर में फोर्थ में मैम डॉट, मैम नीचे मैम डॉट नीचे नहीं जाएगा? आएगा, देखो ये रहा डॉट ऊपर है ना, तो ये डॉट नीचे आया हुआ है देखो, और नीचे वाले डॉट में इस तरफ है डॉट राइट हैंड साइड पे, तो इधर भी ये डॉट राइट हैंड साइड पे है। पहले नीचे वाली इमेज ड्रॉ करेगा ना, ये वाली नीचे वाली इमेज ऊपर ड्रॉ करेगा और ऊपर वाली नीचे, यानी वर्टिकली चेंज करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली तो सेम रखेगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड ही रखेगा, जो राइट हैंड साइड पे वो राइट हैंड साइड ही रखेगा। ठीक है बेटा, तो कर लोगे बेटा इस तरह के क्वेश्चंस, ये असाइनमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपने अपने क्लासिफिकेशन के और ये एनालॉगी के कंपैरिजन के आंसर्स मैच किए? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड। तो चलो अब आपकी क्लास में कुछ नया लेके आते हैं। मैम मैट्रिक्स वाले के डाउट का पूछना है। सभी के डाउट्स लूंगी, आप बेफिक्र रहो। ये टॉपिक्स अभी जिन बच्चों के नहीं हुए हैं वो होंगे दोबारा, तो जब उन बच्चों के टॉपिक्स होंगे साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके मैम। आप भी क्लास अटेंड करोगे वो रिवीजन वाली, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते मैम हैं, रिवीजन वाला बैच इसी समय में होगा क्या? क्या बेटा? मैम रिवीजन बैच इसी समय में होगा क्या? रिवीजन बैच वो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मैं ग्रुप में। ओके मैम। जब रिवीजन क्लास होगी तो आपको टॉपिक मेंशन कर दिया जाएगा कि इस टॉपिक की क्लास है, आप देख लेना आपका वो टॉपिक हो चुका है या रहता है। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखो बेटा, अब हम आते हैं थोड़ा सा मेंसुरेशन की तरफ। मेंसुरेशन में सबसे पहला तो सबसे सीधी सी चीज क्या होती है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपको पता ही है, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती हैं, हर एक एंगल जो है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। मैम ठीक है, आपकी फ्रीज मैम आपकी स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गई। फिर से फ्रीज हो गई, देखो अब ठीक है। यस मैम। ओके, सबसे पहले तो बेटा रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। ये बात तो आपको पता ही है। अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एस 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 की है मान लो, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू एस, और एरिया क्या होगा? एस स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना तो पता ही था आपको। एक और चीज कॉमन इनमें, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आगे आते हैं, ट्रायंगल्स के बारे में भी आपको पता है। एक तो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल होती है। मान लो ये दोनों साइड इक्वल है,
तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आता है स्केलन ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सब अलग अलग होती है। मान लो 2 3 4 5 कुछ भी दी हुई हो। ठीक है, अब एक कॉमन बात बता दूं आपको, जो ये ट्रायंगल की साइड्स होती है, इक्वल और अनइक्वल होने का क्या एंगल्स पे कोई फर्क पड़ता है? कोई बताएगा मुझे? जो ट्रायंगल की साइड्स होती हैं उनका आपस में इक्वल और अनइक्वल होने का फर्क क्या कुछ उनके एंगल्स पे पड़ेगा? ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं उन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ये बात तो आपको पता है बिल्कुल अच्छे से। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या जो इसकी साइड्स हैं अगर इक्वल हो, अनइक्वल हो, जो कुछ भी हो, चाहे वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलन हो, क्या उसका असर इन एंगल्स पे कुछ पड़ेगा? बताओ मुझे, किसी को पता है ये बात? मैम पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा बताओ? मैम अगर इक्विलेटरल है तो मतलब इसके तीनों एंगल सेम ही हो गए। ओके, और आइसोसेलेस है तो इसके 2 एंगल सेम हो गए फिर। कौन से वाले 2 एंगल सेम होंगे? मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ। मैं और स्केलन है तो क्या होगा स्केलन में? मैम तीनों एंगल अलग अलग हो गए। तीनों एंगल अलग अलग होंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ABC। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों जो है इक्वल है साइड्स, AB इज इक्वल्स टू AC। तो बताओ कौन से 2 ट्रायंगल्स इक्वल होंगे? कौन से हो गए? कौन से जो कौन से 2 एंगल्स होंगे जो इक्वल होंगे, बताओ मुझे। मैम एंगल बी और एंगल ए। एंगल बी और एंगल ए? एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी? एक पेयर और रह गया ए और सी वाला, वो भी कोई बता दो। देखो बेटा, इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका है हमारे पास। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी मैथ्स में अब तक, एंगल्स इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। थ्योरम पढ़ी है आपने? यस मैम। एंगल्स इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। और इसी का इनवर्स दूसरे वाली थ्योरम भी पढ़ी होगी, साइड्स इक्वल टू ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इसी थ्योरम को इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, साइड के ऑपोजिट ही तो एंगल है, साइड के ऑपोजिट एंगल है, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है और इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है। जबकि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइड के ऑपोजिट साइड होती है, ना कि एंगल। सिर्फ एक ट्रायंगल ऐसा है जहां पे आपको देखो साइड के ऑपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल। ठीक है, तो जो साइड जिस तरीके से भी, जो बड़ी वाली साइड होगी उसके सामने का एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। जो छोटी साइड होगी उसके सामने का एंगल क्या होगा, छोटा होगा। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। कोई 2 साइड इक्वल है, एक अलग है, तो उसके भी 2 एंगल इक्वल होंगे और एक अलग होगा। अब सवाल आता है कौन सा एंगल इक्वल होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये ट्रायंगल है, इसकी साइड्स है 2 3 एंड 4।
ठीक है, अब देखो, अब तीनों साइड्स इक्वल अलग अलग है, इक्वल कोई भी नहीं है तो कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा। अब देखो 2 इनमें सबसे छोटा है, यानी जो साइड ए बी है, ए बी सबसे छोटी है, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, तो एंगल सी जो होगा वो भी सबसे छोटा होगा। ठीक है बेटा, अब देखो AC जो साइड है वो सबसे बड़ी है इनमें से, तो AC के सामने जो एंगल होगा तो कौन सा एंगल है, एंगल B, वो क्या होगा, इन तीनों एंगल्स में से सबसे बड़ा होगा। इन तीनों साइड्स में 3 जो है, BC जो साइड है वो मिडल में आती है, तो एंगल जो A होगा उसके सामने वाला एंगल वो भी इनके मिडल में होगा। आई बात समझ में? जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो मुझे अपना नाम बताएगा। समझ आया बेटा? यस, अंशुल, अंशिका, जिज्ञांश, कपिल, मयंक, शुभम। मैम। यस मैम, समझ में आ। वेरी गुड। तो अब यही बात हम आगे लेके चलते हैं। अब आप मुझे बताओगे क्या यही सेम लॉजिक राइट एंगल ट्राइंगल में भी फॉलो होता है या नहीं होता? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। चलो सोच के बताना, तब तक मैं एक और टाइप बता देती हूँ। ये तो था स्केलेन ट्रायंगल। अब देखते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं, मान लो ए बी और सी है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? ए बी के सामने कौन सा एंगल होगा? एंगल सी। ए सी के सामने कौन सा एंगल होगा? एंगल बी। जब ए बी और ए सी इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल होगा, वहां पे एंगल ए का कोई काम नहीं होगा। बीसी साइड इन दोनों से अलग है तो एंगल ए बी इन दोनों से अलग होगा। ठीक है बेटा, समझ आया? अगर बीसी की जो लेंथ है ए बी और एसी से कम है तो एंगल बी और सी से कम होगा। अगर बीसी की लेंथ बीसी की लेंथ ए बी और एसी से ज्यादा है तो एंगल बी और एंगल सी से ज्यादा ही होगा। समझ आई बेटा ये बात? यस मैम। ओके, अब आते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। अब मुझे बताओ क्या सेम रूल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे फॉलो होगा? मुझे आंसर दो, चाहे गलत दो, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। मैम नहीं हो, मैम होगा। बिल्कुल होगा। देखो है तो ट्रायंगल, 3 साइड्स हैं, बिल्कुल होगा। ये रूल जो मैंने बताया हर एक ट्रायंगल पे फॉलो होगा। ठीक है, देखो ए बी सी हमने एक ट्रायंगल बना दिया, कैसे होगा देखो। आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनियस होता है। और आप अच्छे से जानते हो कि हाइपोटेनियस जो होता है ना वो ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर से और बेस से भी बड़ा होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो बड़ी साइड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो क्यों होती है हाइपोटेनियस बड़ी? परपेंडिकुलर क्यों नहीं हो गई बड़ी? बेस ही क्यों नहीं हो गई बड़ी? हाइपोटेनियस ही क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल भी इन सब में बड़ा है। देखो इसके सामने कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का। टोटल सम तीनों एंगल्स का 180 होता है। जब एक एंगल ने अकेले ने हाफ ले लिया यानी 90 ले लिया, बाकी दो एंगल्स चाहे कितने भी बड़े बनने की कोशिश कर ले, उन दोनों का सम मिलके इसके जितना आएगा, यानी वो रहेंगे तो 90 से कम। ये दोनों एंगल्स 90 से तो कम ही रहेंगे दोनों, क्योंकि 90 ये अकेला ले चुका है। तो अब ये दोनों मिलके जो 90 से ऊपर थोड़ी ना जा सकते हैं। टोटल तो 180 ही रखना है, ना तो इससे ऊपर हो सकता है ट्रायंगल के एंगल्स का सम, ना ही इससे नीचे हो सकता। तो इसी वजह से जब ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी है। ठीक है बेटा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कई बार क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, जब परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होंगे तो उनके ऑपोजिट ये एंगल्स, जैसे मान लो बीसी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ए। ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? सी। जब
ए बी इक्वल्स होगी बी सी के, यानी परपेंडिकुलर इक्वल होगा बेस के, तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। इतनी बात समझ आई सबको? यस मैम। ओके, वेरी गुड। ये तो थी ट्रायंगल की बात। ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल या साइड अगर आपको दे रखी है तो आप कैसे पता लगाओगे कौन इक्वल है, कौन नहीं है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है? ठीक है, ये तो आ गई इसकी बात। क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बता दिया कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। एक तो रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा पैरेललोग्राम, रोम्बस, और कौन सा, ट्रेपीजियम, और कौन सा रह गया? मेनली यही आते हैं आपके, ठीक है। इनसे ज्यादा तो सिलेबस में नहीं आएगा। हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब नहीं आएंगे आपके, मेनली यही आएंगे। 4 साइड्स यानी क्वाड्रिलेटरल्स तक ही सीमित रह जाएगा वो। अब हम आते हैं, अब आप मुझे बताओ इसके आगे इन सब के अलावा हमारे पास कौन कौन सी फिगर्स होती हैं? सिलेंडर होता है, कौन होता है, स्फीयर होता है। पढ़े हैं आप लोग सब? आपने ये सब पढ़े हैं बेटा, ये सब आपने? यस मैम। ओके, तो देखो सिलेंडर, कौन, स्फीयर। अब इनका क्या निकालते हैं आप? एरिया निकालते हो, वॉल्यूम भी निकालते हो। इनमें मेनली 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम तो सबको पता है, वॉल्यूम का आपको अलग अलग फॉर्मूला याद करना पड़ता होगा अब तक, हर एक का करना पड़ता है या नहीं, ये बताओ मुझे। स्फीयर, कॉन और सिलेंडर, क्या इन सबकी वॉल्यूम अलग अलग है या सेम है? और 2 हमारे पास रह गए, एक तो यस सर, यस। एक रह गया ये क्यूबॉइड और क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूब। अब इनके भी वॉल्यूम के फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं आपको। क्या सबके लिए एक अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं ना आपको सबके, या एक ही फॉर्मूले से काम चल जाता है? बताओ मुझे, जवाब दो बेटा। हम अलग अलग करने पड़ते हैं। अलग अलग करने पड़ते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगी वॉल्यूम का, और उससे आपकी सारी जो है इनमें से मोस्टली कौन को छोड़ के, से कौन को छोड़ के, कौन में भी बस थोड़ा सा चेंज है और तो कुछ नहीं, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, इन चारों के वॉल्यूम आप निकाल सकते हो सिर्फ एक फॉर्मूले से, वो भी बताऊंगी। पहले हम एरिया देख लेते हैं। एरिया जो होते हैं हमारे पास इन फिगर्स में, सॉलिड फिगर्स में कौन कौन से होते हैं? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। एरिया में आपको सॉलिड जो शेप्स होंगी उनके एरिया में आपको ये 3 नाम देखने को मिलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल क्या होता है और टोटल क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है चारों तरफ का एरिया। मान लो आप ध्यान से देखोगे, आप एक रूम के अंदर बैठे हो, ठीक है, कहीं भी आप बैठे हो, आप रूम के अंदर हो, वो रूम या तो क्यूबॉइड शेप का होगा या फिर क्यूब शेप का होगा, ठीक है, मोस्टली क्यूबॉइड शेप में मिलेंगे। अब अपने रूम में देखो, जो चारों दीवारें हैं, सिर्फ अगर आप चारों दीवारों का एरिया निकालते हो, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हो, यानी छत को और फ्लोर को छोड़ देते हो, सिर्फ चारों दीवारों का एरिया क्या होगा आपका? लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा?
लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है। फर्क भी सिर्फ एक छोटा सा है। कर्व का मतलब होता है इस तरीके से आर्क शेप में। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया बोल देंगे जब सर्कुलर शेप में होगा, जैसे कि सिलेंडर का एरिया। सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर के एरिया को बोलेंगे हम, साइड वाले को कर्व सरफेस एरिया, ना कि लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो गोल शेप में है, राउंड शेप में है। ठीक है, इसी तरीके से कॉन के एरिया को भी बोल देंगे हम कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वो राउंड शेप में है। स्फीयर में भी हम कर्व सरफेस एरिया बोल देंगे, जबकि क्यूब और क्यूबॉइड में हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि वहां पे सर्कुलर कुछ नहीं है, राउंड शेप में नहीं है, वहां आपके सामने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। ठीक है बेटा, इतना समझ आया? यस मैम। ओके, देन एक बात और मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि अगर आप कर्व सरफेस एरिया की जगह लेटरल यूज कर दो या लेटरल की जगह कर्व यूज कर दो तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्यूबॉइड के 4 वॉल्स के एरिया को क्या बोलेंगे, और अगर वहां पे ऑप्शन मिल जाए कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, दोनों में से एक चूज करना पड़ जाए, तो आप चूज करोगे लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑप्शन में ना हो तो आप चूज कर सकते हो कर्व सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, पता होना जरूरी थी ये बात, इसीलिए मैंने बता दी। अब नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम पे। एक फॉर्मूला कैसे होगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम का सिर्फ एक फॉर्मूला होगा, किसी की भी वॉल्यूम निकालनी हो आपको, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो, सिलेंडर पे आओ, मान लो सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है। सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच बन गया सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब देखो क्यूब पे आ जाओ, क्यूब का जो बेस होता है कैसा होता है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होती है, साइड्स, उसके बेस का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर इंटू हाइट क्या होगी इसकी, हाइट भी साइड होगी, तो आ गया एस क्यूब। इसके बाद क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में देखो क्यूबॉइड का बेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर, यानी उसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी इंटू हाइट करनी है, ये वाली हाइट कर दी, तो बन गया एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब आते हैं कोन पे। कोन का बेस कैसा होता है, सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये कोन देखो, क्या कोन सिलेंडर में से निकला हुआ है, सिलेंडर में से निकला हुआ है ना। अगर हम डायरेक्ट ऐसा कर देंगे तो वो तो सिलेंडर का की वॉल्यूम आ जाएगी, लेकिन इसमें से देखो ये दो पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, तो 2 पार्ट जो है इसके हमने नहीं लिए हैं, छोड़ दिए हैं, सिर्फ एक पार्ट लिया है, इसीलिए हम इसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है इसका फॉर्मूला। कोई बताएगा मुझे, यस मैम। सही लिखा है मैंने? क्या मैंने सही लिखा है? यस मैम। कौन की वॉल्यूम, पक्का? चलो ठीक है,
सही लिखा है। ठीक है बेटा, तो ये एक फॉर्मूला आप नोट कर लो वॉल्यूम के लिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, अपनी नोटबुक में। कर लिया नोट? यस मैम। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बेटा, ओके।